every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टारगेट विद गणेश पर। फ्रेंड्स, अभी हम कक्षा 6 की हिस्ट्री की बुक को पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। कल हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, उसकी वीडियो को भी आप देखें यदि आपने नहीं देखी तो चैनल पर जा कर के, और आपको इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट में आपकी डेली वीडियो ऐड होती रहेंगी। हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको वीडियो ढूंढने में सुविधा रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के अध्याय 2 को। अध्याय 2 है आर्केड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, कि पहले किस तरह से भोजन का उत्पादन किया जाता था। जिस तरह से आज हम मेहनत करके, नौकरी करके, मजदूरी करके, कुछ भी करके हम कमा लेते हैं और पेट भर लेते हैं, तो पहले किस तरह से भोजन का उत्पादन होता था और मानव किस तरह से पेट भरता था अपना, इसके बारे में आज के पाठ में बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। तुषार नाम का ये लड़का है, इसकी रेल यात्रा, ये रेल में यात्रा कर रहा था, इसके मन में विचार आए तो उनके बारे में लिखा है। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, विंडो साइड की सीट मिल गई उसको, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि जो ट्रेन तेज़ चल रही थी ट्रेन, उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, मतलब कुछ दशक बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आई थी, मतलब बस। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक जगह पर ही बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इसमें तुषार पूछ रहा है कि अभी तो हवाई जहाज़, ट्रेन, कार से इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं दूर दूर तक, क्या पहले नहीं करते थे लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले भी लोग करते थे, लेकिन पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? अब इसमें बताया गया है कि पहले मानव किस तरह से पेट भरता था अपना, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आर्केटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आर्केटक मतलब शिकारी, खाद्य संग्रह शिकार करके खाने वाला। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आर्केटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। जो एक जगह से वो दूसरी जगह जाते थे, इसके कई कारण थे। इसका पहला कारण यह है कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। मतलब कि वो एक ही जगह रहेंगे तो वहाँ के सभी जानवर, फल, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, तो फिर उनके पेट भरने के लिए कुछ नहीं रहेगा वहाँ। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, ज़रूर जाना पड़ता था, बिल्कुल। अब दूसरा कारण है इसमें। दूसरा कारण ये कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मतलब मवेशी जाते ना, वो उनके पेट भरने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे।
तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जिस तरह से कि इस मौसम में यहाँ ये फल आता है, इस मौसम में वो फल आता है। जैसे गर्मियों में आम पकते हैं, सर्दियों में बरसात में अमरूद, इस तरह से अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते हैं। तो तीसरा कारण उनका ये भी रहा कि फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए वो लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण क्या था? चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी इधर उधर जाना पड़ता होगा। जिस तरह से नदियाँ रहती हैं, कोई नदियाँ तो बारहमासी बहती रहती हैं, कोई मतलब बरसात के दिनों में ही बहती हैं, कोई झील हमेशा भरी रहती है, कोई बरसात के दिनों में भरती है फिर सूख जाती है। इस तरह से वो इसके हिसाब से भी नदियों के किनारे पानी, झीलों, झरनों, इनके किनारे रहना भी पसंद करते थे। लेकिन यदि जिनमें पानी ख़त्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्वविदों जो खोज करते हैं, जो पुरातात्वविद हैं, पुरातात्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे, शिकारी किया करते थे। उनका जो भोजन से मतलब पेट भरते थे, उनके जो औजार थे उनका उपयोग करके। ये हमारे कुछ पुरातत्वविदों को ऐसी वस्तुएं मिली हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ, मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये औजार इससे जड़ों को खोदने के लिए, कुछ खाने के लिए इंसान इसका उपयोग करता था। और ये दायां वाला है, राइट वाला, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इससे वस्त्रों को सिलते थे जो कि जानवरों की खाल से बनाए जाते थे। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। फ्रेंड्स, अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश को ज़रूर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको समय समय पर PDF मिलती रहती हैं, आप ज्वाइन कर लें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मानचित्र 2 को देखते हैं, जहाँ पर लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं वो पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। और कई पुरास्थल तो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, जैसे कि लाल त्रिकोण वाला एक कुरनूल गुफाएं, होशंगी, भीमबेटका, ये जो 3 स्थान हैं ये पुरास्थल हैं। पुरापाषाण एक पुरास्थल। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें
बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? बताओ बताओ बताओ, क्यों चुनी होगी? क्योंकि इसमें लिखा है क्लियर, ये जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि इसमें लोगों को सुरक्षा, बारिश, धूप, हवाओं से और जानवरों से भी राहत मिलती थी। क्योंकि आगे कुछ लगा देते होंगे तो जानवरों से भी उनको राहत मिलती थी। मान ले वो खुले में सो जाते हैं तो कोई जानवर आया तो खा जाता होगा गप, फिर कोई आया तो गप। यदि वो ऐसे सुबह जागेंगे तो उनको डेली अपने साथी कम नज़र आएंगे, तो इसलिए भी वो गुफाओं में रहते थे। जानवर तो अपना पेट भरते थे, उस समय इंसान इतना जानता नहीं था। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? ये जो शैल चित्रकला है, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, इनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, पहले लोग अच्छे अच्छे पत्थरों वाली जगहों पर रहते थे। इनसे उनकी रक्षा होती थी, धूप, बरसात, हवा। यह पुरास्थल क्या है? पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्रों और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। फ्रेंड्स, अगले जो भी अध्याय आते जाएंगे उनमें बताया जाएगा। आप कंटिन्यू बने रहें अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स देखिए, NCERT पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मस्ट है, क्योंकि इससे हमारी सोचने की शक्ति, समझ विकसित होती है। इसमें चीज़ों को बहुत ही बारीकी से, सुंदर तरीके से समझाया गया है। ये NCERT हर कंपटीशन एग्ज़ाम में टीचर, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर और सिविल सर्विसेज में तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अपन ने तो NCERT की शुरुआत ही कर दी है, तो अपन इसको कक्षा 6 से 12वीं तक कंप्लीट करेंगे। आप अपने चैनल पर बने रहें बस, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आग की खोज कैसे हुई? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। ऊपर जो मानचित्र 2 है उसमें कुरनूल गुफाएं ढूंढो। जैसे कि आपको इसमें कुरनूल गुफाएं दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि हमने ये देखी अभी कुरनूल गुफाएं जो रेड ट्रायंगल में है। आगे चलते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफाएं थी, वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल गुफाओं में। कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। इसे मानव ने आग की खोज करी। आग की खोज करने से लिए मानव को बहुत राहत मिली। उनको रात में उजाला हो गया, जानवर भी उनके नज़दीक नहीं आते थे। जैसे वो कहीं सुनसान जगह पर सो रहे तो आग जला देते थे, और उससे उनको मांस पकाने में तो उनका टेस्ट और बढ़ गया। तो इस तरह आग का आविष्कार उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानव के लिए। क्योंकि पहले कच्चे मांस को ही खाते थे, और उसको पका के खाने लगे। खतरनाक जानवर दूर रहने लगे आग से, तो उनकी सुरक्षा और बढ़ गई। इस तरह से आग का आविष्कार एक वरदान था। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, इसके बारे में लिखना है फ्रेंड्स। आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। इससे हमारी सोच विकसित होती है। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए नाम और तिथियाँ। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। जो आरंभिक काल है ना, उसको पुरापाषाण
पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह शब्द दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक काल, मध्यकाल और उत्तर पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जो ये काल थे, आरंभिक काल, मध्यकाल एवं उत्तर पुरा पाषाण काल, जो ये युग थे, ये काल थे, जो मानव इतिहास की जो 99% कहानी है वो इन्हीं कालों के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। इनकी फोटो दिखाई जाएंगी आपको आगे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेकों नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज भी प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत किस तरह से हुई? खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस तरह से मतलब इसमें बताया गया है कि किस तरह से मानव ने अनाज पैदा किया, किस तरह से वो धीरे धीरे उसको उगाते थे, खुद खेती करते थे और वो कृषक बन गए धीरे धीरे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। कुत्ते को ही क्यों बनाया? क्योंकि कुत्ता सबसे वफादार जानवर है। जैसे कि हम जानते हैं कुत्ता कभी धोखा नहीं देता है। तो वो जैसे रात में सो जाते थे तो बड़े जो जानवर आते थे उनसे वो रक्षा करता था। वो बोल जाता था तो सभी जाग जाते थे, तो जानवर भाग जाता होगा। शायद इसीलिए कुत्ते को उन्होंने पालतू जानवर बनाया हो। सबसे पहले धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? शायद इसीलिए बनाया गया होगा कि कुत्ता सबसे वफादार जानवर है और उन मानव की रक्षा करता है। रात में कोई बड़े जानवर से भी वो रक्षा करता है, इसलिए शायद। बचने की प्रक्रिया।
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशाओं में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो अहिंसात्मक रूप से प्रजनन, बच्चा पैदा करना, जन्म देना, जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, जो डरते नहीं हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। फ्रेंड्स, इन दांतों को देखो। ये जो दांत हैं ये दिखाए गए हैं जंगली जानवर और पालतू जानवर। ये शायद पालतू जानवर के होंगे, ये जंगली जानवर के हो सकते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। जैसे कि फ्रेंड बताया गया है कि पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, जंगलियों के बड़े होते हैं। तो क्लियर है, छोटा वाला पालतू है, बड़ा वाला जंगली है। पचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी पचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्रचलित प्राचीन फसलों में गेहूँ, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। फ्रेंड्स, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ रहा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, क्योंकि अनाज रखेंगे तो अगली बार बोएंगे, खाएंगे। इसीलिए उनको उसको बचा कर रखना ज़रूरी था, क्योंकि आगे के लिए ज़रूरी था। बिल्कुल। अनाज को भोजन, बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से, जैसे कि ये है बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए कितने तरीके से हमें अनाज को रखना पड़ता है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी नोटबुक वगैरह में लिखना है फ्रेंड्स। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या लाभ मिल सकता है और जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, इसका उत्तर दीजिए फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें पूछ रहा है कि क्या तुम बता सकते हो सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू जानवर क्यों बनाया। फ्रेंड्स, आप सोचिए। चलो मैं भी बताता हूँ। कुत्ते को ही मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर क्यों बनाया, क्योंकि शायद इसलिए बनाया हो क्योंकि कुत्ता एक तो सबसे वफादार जानवर है। लेकिन पहले मानव को थोड़ी पता था ये सब कि कुत्ता वफादार जानवर है। तो मानव ने पहले तो सभी जानवरों की हरकतों को देखा होगा कि कौन कैसी हरकत करता है। और जब मानव एक जगह रहने लगा, वहाँ वो धीरे धीरे कृषि करने लगा। वहाँ पेड़ पौधे जो फल फ्रूट थे 1-2 महीने के तो होंगे ही। तो मानव में जब स्थायीपन आया तो मानव ने कुत्ते को देखा उसकी हरकतों से, तो मानव को लगा कि ये हमारी मदद करेगा शिकार करने में। कुत्ते को मतलब मानव को लगा कि कुत्ते को पालने से ये हमारे शिकार करने में मदद करेगा और रात में भी हमारी रक्षा करेगा। जैसे कृषि करी और मानव तो सो गया, तो कुत्ता भौंक भौंक कर कोई जानवर आएगा तो उसको मानव को जगा देता था, या फिर वह अकेला भी भौंक कर किसी को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को भगा देता रहा होगा। ऐसा सोचा होगा मानव ने। और या इसलिए भी कि कोई जंगली या किसी भी प्रकार का जानवर या मानव ही जब रात में वहाँ आसपास से गुजरता रहा होगा तब भी भौंककर मानव को सचेत करता रहा होगा कि आसपास कुछ गड़बड़ है, जाग जाओ। तो इसलिए मानव ने अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू जानवर बनाया। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आपको पता ही है, जैसे हम कुत्ते को 1-2 दिन रोटी दे देते हैं तो अगले दिन वो अपने घर पक्का आता है। कुत्ता में अपनापन जल्दी आता है, बहुत जल्दी। वो उसको अपना ही घर समझने लगता है, इसलिए बनाया। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों या तथा जानवरों का चयन करते हैं लोग जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। मतलब लोग उन्हीं जानवरों और पौधों को जब मानव बसने लगा तो उसने जो पौधे और जानवरों का चयन किया, जो पौधे और जानवरों का उन्होंने चयन किया, वो इसलिए चयन किया कि एक तो ऐसे जानवर हों जिनके बीमार होने की संभावना कम हो और वो बीमार नहीं हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों। बड़े दाने वाले अनाज पैदा होंगे, पेट जल्दी भर जाएगा छोटे वाले की जगह। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को भार को संभाल सके, ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जंगली जानवरों की तुलना में जो पालतू जानवर थे उनके दांत और सींग छोटे होते हैं। जैसे ये है पालतू जानवर के और ये हैं बड़े जानवर के। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। तो इसमें पता है छोटे दांत पालतू वाले हैं, बड़े जंगली वाले हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से, मतलब मानव बसने लगा, मानव धीरे धीरे कृषि करने लगा, फसल उगाने लगा, उसी प्रक्रिया की वजह से, जो बसने की प्रक्रिया थी उसी की वजह से आज का भोजन उपलब्ध हो रहा है। कितने संघर्ष किए थे आदि मानव ने पहले। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले जो पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं।
जिस तरह प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं, उसी तरह पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, जो सबसे पहले तो कुत्ता था, उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसीलिए जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। जिस तरह मानव ने पहले मानव को फसल की और फसल करते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है। इसी तरह से मानव को एक जगह रहना पड़ा। इस तरह मानव में स्थायीपन आया एक जगह रुकने का। और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक उनको बहुत देखभाल करनी पड़ती थी। पानी देना, फसल में पानी देना और खरपतवार हटाना, नराई गुड़ाई करना, जानवरों और चिड़ियों से फसल की सुरक्षा करना, जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग किस तरह से करना है, धीरे धीरे, और उसको बहुत संभाल कर करना पड़ता था, संभाल कर रखना पड़ता था, क्योंकि जानवर नुकसान पहुंचा देते हैं। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, क्योंकि यदि पूरा को नष्ट कर देंगे तो अगला बोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कैसे कैसे वो कृषि करने लगे, इसलिए अनाज को बचा कर रखना भी उनकी बहुत जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस समय मकान तो होते नहीं थे, ऐसे ही खुले में, गुफाओं में या कहीं रखते थे। आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी कि कहाँ रखें अनाज को। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। अनाज को रखने के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद कर अनाज को सुरक्षित रखना था, उनको खाने के लिए भी और अगले साल या अगली फसल को बोने के लिए भी। क्या तुम्हें लगता है कि शिकार या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि शिकार या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? बिल्कुल, शिकार करते थे, लेकिन धीरे धीरे शिकार कम करना कर दिया होगा उन्होंने, क्योंकि उनको खाने के लिए कृषि वगैरह करने लग गए। तो और शिकार से ही तो वो आए हैं कृषि करने, तो बर्तन तो बनाएंगे ही, और अनाज को सुरक्षित रखना। इसलिए जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। जानवर क्या है? बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, आइए जानते हैं दोस्तों। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? मानचित्र 2 का पता करो और देखो। मानचित्र 2 में पता करो मतलब कि नीले वर्ग कहाँ पर हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पुरातात्वविद से मतलब है कि पुरातात्व का मतलब होता है भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन करना। प्राचीन और वर्तमान में मानव अतीत का अध्ययन करना। किस तरह से मानव का विकास हुआ, किस तरह से कोई वस्तु मिलती है, चीज़ मिलती है पुरानी, उनको पुरातात्वविद मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते हैं, या वे वर्तमान समय में 20वीं सदी की इमारतों का अध्ययन भी कर सकते हैं। पुरातात्विक कितने भी वर्ष पुराने हों उनका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपन नीले वर्ग को देखते हैं, जहाँ पर कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नीले वर्ग दिखाई दे रहे होंगे, इसमें
ये रहा, यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इन सब की PDF आपको भेजी जाएगी। आप टेलीग्राम पे बने रहें और अपनी वीडियो की जो भी लिंक अपडेट होगी वो भी वहाँ पर भेज दी जाएगी। इसलिए ज़रूर ज्वाइन करें अपनी टेलीग्राम चैनल को, वहाँ इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस मैप की फ़ोटो वहाँ भेज दी जाएगी आपको, और PDF भी एक साथ सबकी एक साथ भेज दी जाएगी अपनी क्लासेज ख़त्म होने के बाद, कंप्लीट कोर्स के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। हमने अभी देखा कि जो नीले वर्ग थे वहाँ कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। उस मैप का फ़ोटो आपको अपने टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, और इन सब की PDF भी आपको एक साथ भेज दी जाएगी, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ आप इन क्लासेज को लीजिए। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ये जो कृषक और पशुपालकों के जो साक्ष्य हैं ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। देखा था आपने, पूरे इंडिया में इधर उधर सब जगह पा रखे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। आधुनिक कश्मीर में पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक जो हैं हमारे पुरातत्वविद, वो विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि ये हड्डी किस जानवर की है, ये हड्डी किस जानवर, चाहे कितनी भी मिलियंस वर्ष पुरानी हो, कितनी भी लाखों साल पुरानी हो। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में जो अभी जो वर्तमान कश्मीर है वहाँ पर बुर्ज होम जगह है। वहाँ पर पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। जो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। पुरातत्वविदों को देखो, जो झोंपड़ी थी उसके घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर आग जलाने की जगह मिली है। कि पहले ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे पहले मानव। एक गर्तवास का चित्र बनाओ, जिस तरह की वो ये गड्ढा बनाते थे, गड्ढे में अंदर सीढ़ियाँ बनाते थे और अंदर घर बनाते थे। इस तरह से बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। पत्थरों के ऐसे औजार भी मिले मानव को, अलग अलग तरह के मानव को पत्थरों के औजार भी मिले थे। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जिस तरह मानव ने ये औजार बनाए थे। इस तरह से नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, नवपाषाण काल में मानव ने ये औजार बनाए। पहले पुरापाषाण काल था, फिर नवपाषाण काल आया। फ्रेंड, यदि आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें, आने वाले सभी चैप्टरों को देखें। आपको इसकी प्लेलिस्ट अपने चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ऑप्शन में हर सब्जेक्ट की मिलती जाएगी आपको। जिस तरह सब्जेक्ट होता जाएगा कंप्लीट, उसी तरह आपको प्लेलिस्ट भी मिलती जाएगी इसकी अभी से। और फ्रेंड्स, अपने चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। अपने चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें फ्रेंड्स। आपके लिए सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पर कक्षा 6 से 12वीं तक, एक एक किताब को, एक एक चैप्टर को। फ्रेंड्स, इसमें लिखा है, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा है? क्या तुम कल्पना कर सकते हो इस पात्र में क्या रखा होगा?
क्या रखा होगा बताइए फ्रेंड्स। इनमें मानव अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रखता होगा क्या पता, इसलिए ये बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले मानव को, पुरातत्वविदों को। न पाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इस पर अलंकरण भी किया जाता था। इन पर मतलब डिजाइन देते थे मानव, पहले बर्तनों पर डिजाइन भी कर देते थे वो। फ्रेंड्स देखो, ये मिट्टी का पात्र है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो या कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? फ्रेंड्स इस पात्र में मानव की ज़रूरत की कुछ चीज़ें रखी होंगी खाने पीने की। न पाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। जो ये बर्तन हैं इन पर मानव इस तरह से अलंकरण, चित्रकारी, पेंटिंग भी करता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों रखने के लिए किया जाता था, जो मानव की चीज़ें थी दैनिक जीवन की, खाने पीने की, कुछ भी जानवरों से बचाने के लिए उसमें रख देते थे। बर्तनों में बड़े बड़े बर्तन थे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। मानव खाना बनाने के लिए बर्तनों को बनाने लग गया। फिर बर्तनों में खाना बनाते थे, खाने के लिए भी बर्तन बनने लग गए। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। मानव ने चावल, गेहूँ तथा दलहन को अपने आहार का, अपने भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। अब वो शिकार करना बंद कर दिया उन्होंने धीरे धीरे, और इधर उधर खाने के लिए वो अलग अलग जगह जाते थे, वो भी बंद कर दिया मानव ने। फ्रेंड्स आप इसको देख सकते हैं, आप 2 की स्पीड में देख सकते हैं। और प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी। और आपके साथी गणेश के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं ज़रूर अपनी क्लासेज को डेली। फ्रेंड्स फ्री क्लासेज हैं एकदम, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है पूरी एक्सप्लेन के साथ। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। फ्रेंड्स कपड़े बुनने के लिए कपास जैसे पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक जगह थोड़ी आता है हर परिवर्तन। पहले एक जगह आता है, फिर धीरे 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 फेमस होता जाता है, प्रसिद्ध होता जाता है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। धीरे धीरे लोगों ने हजारों सालों के जो चले आ रहे थे उनसे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, कि इस मौसम में ये फसल होती है, अगले मौसम में वो होती है। इस तरह से अपनी जीविका चलाया करते थे लोग बाग। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। दोस्तों मानचित्र 2 है, उसके पृष्ठ 13 पर है वो, उसमें मेहरगढ़ ढूंढना है, अभी ढूंढते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। अपन मेहरगढ़ को देखते हैं। फ्रेंड्स आपको इसमें मेहरगढ़ दिखाई दे रहा होगा, यदि नहीं दिखा रहा तो अपन ढूंढते हैं। देखिए ये रहा मेहरगढ़। यहाँ से ईरान को, ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ था मैप में, वो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से है। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इसमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ये मेहरगढ़ का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? इस घर में 4 कमरे हैं, ये चौकोर है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, इस तरह के वहाँ घर मिले हैं।
मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र एक मृतक के साथ एक बकरी को, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक कब्र है, इसमें एक आदमी है, एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। इसमें बकरी को भी दफनाया गया है। इस तरह की वहाँ पर कब्रें हैं। संभवतः इसे परलोक में मृतक के साथ खाने के लिए रखा गया होगा। पहले मानव मांसाहारी था, कुछ भी मतलब खा लेता था, तो अभी भी बहुत से लोग खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये मानव है, इसमें इसके साथ बकरी को भी रखा गया था। मेहरगढ़ कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? पहचानिए इस चित्र में बकरी के कंकाल को। अन्यत्र फ्रांस में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। जो एटलस होता है, आप सभी एटलस रखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और हिंदी या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में ला सकते हैं आप। इंग्लिश लैंग्वेज में लाएं तो और सही है, हिंदी में भी ला सकते हैं। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। जो एटलस है, मैप है, उसमें फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको फ्रांस एटलस में। दोस्तों जैसे आपने देखा, अभी फ्रांस दिखाया था वर्ल्ड के मैप में, अपना इंडिया भी दिख रहा था, तो आप भी देख सकते हैं। 4 स्कूली छात्रों ने क्या की थी, उस गुफा पुरास्थल की खोज की थी, जो कि कहाँ पर है, फ्रांस में। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है, और इन रंगों को लोह एस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकालने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ये जो चित्र बन रहे हैं यहाँ पर, ये गुफा के अंदर, जो कि 4 स्कूली छात्रों ने ये खोज की थी इस गुफा की, इसमें बन रहे हैं जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअरों के चित्र बन रहे हैं। देखो आप दिख रहे होंगे आपको इस गुफा के अंदर चित्र। इन रंगों को लोएस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों के द्वारा शिकार निकालने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढें। एटलस में तुर्की ढूंढ सकते हैं, जो फ्रांस के इधर नीचे के साउथ में इधर, और फ्रांस के साउथ में और ईस्ट में नीचे के साइड में तुर्की मिल जाएगा। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हुर्क तुर्क में है। एक चताल हुर्क तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे, उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवर पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। पहले के नवपाषाण पुरास्थल, उस समय वाहनों का इतना विकास नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ ज़्यादा। तो क्या बताओ, कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता था? कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता था? फ्रेंड्स, यहाँ पर कल्पना करो, क्वेश्चन है, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो।
तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर ओशन में रंग भरोगे, तुम्हारे मामा कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे, इसके बारे में आप लिख दीजिए। आओ पूरा करें, इनको कर दीजिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है और इनकी PDF सभी आपको वहाँ मिल जाएगी। अगले चैप्टर 3 की तरफ आपको कल पढ़ाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कल की क्लास लेना नहीं भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। थैंक यू।